हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इट्स मी अनिल। और आज हम लोग देखने वाले हैं एमवीसी का CRUD ऑपरेशन यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क विथ कोड फर्स्ट अप्रोच। ओके, तो हम लोग जो यहाँ पे आज CRUD ऑपरेशन करने वाले हैं एमवीसी का, इसमें हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करने वाले हैं और जो इसमें अप्रोच हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच भी होता है, ठीक है, वो हम बाद में करने वाले हैं, बट आज के लिए जो हम लोग है कोड फर्स्ट अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने इसके पहले और एक एमवीसी पे CRUD ऑपरेशन का वीडियो बनाया हूँ, बट उसमें मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क नहीं यूज़ किया हूँ, उसमें मैंने ADO.NET यूज़ किया हूँ। ओके, चाहिए तो मैं उसका लिंक दे दूंगा ऊपर टॉप पे, राइट टॉप पे मिल जाएगा, वहाँ से उसको फॉलो कर लेना है। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास जो विजुअल स्टूडियो है अभी 2017 है। ओके, इसके पहले मेरे पास 2019 था, बट उसमें कुछ इशू हुआ तो उसके कारण मुझे उसको अनइंस्टॉल करना पड़ा और मुझे ये वाला इंस्टॉल करना पड़ा 2017 को। ओके, तो हम लोग आज इसमें ही करने वाले हैं जो अपना प्रोजेक्ट। ठीक है, तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो हमको ये टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, इसमें वो ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क का सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपना प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो मैं प्रोजेक्ट का नाम दे दिया हूँ MVC CRUD कोड फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे सेव करना प्रोजेक्ट उसका लोकेशन चेंज कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा हूँ .NET का वो है 4.7.2 है। ओके, और उसके बाद में मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जो MVC पे प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग एम्प्टी सिलेक्ट करके यहाँ पे MVC सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग पूरा स्क्रैच से नहीं करने वाले हैं, मीन्स पूरा प्रोजेक्ट एम्प्टी होगा, फिर हम लोग वहाँ पे सब कुछ करना पड़ेगा MVC का, जो कि उसमें टाइम जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, पहले से ही कुछ वहाँ पे MVC का ये रहेगा, प्रीडिफाइंड कोड्स रहेंगे पहले से। ठीक है, तो हम लोग वो यूज़ करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे जो टेम्पलेट यूज़ करते हैं पहले MVC का सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे MVC बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कोई ऑथेंटिकेशन नहीं यूज़ करने वाले, वो हम लोग आगे वीडियोस में देखेंगे कैसे ऑथेंटिकेशन भी साथ में हम लोग ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल ओके करता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कोड फर्स्ट अप्रोच में, तो इसमें पहला हमको पहला कोड करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना, यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू डेटाबेस और टेबल्स बनते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो मतलब जो भी हमको यहाँ पे परफॉर्म करना होता है हम लोग को पहला उसका कोडिंग करना होता है बेसिकली, और उसके बाद उसके थ्रू जो है ओ आर एम के थ्रू होता है ये। ओ आर एम क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर है। ठीक है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, डायग्राम समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने अब एक ऑब्जेक्ट ले लिया हूँ। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो क्या होता है, हमारे पास जो ओआरएम होता है, और यहाँ पे हमारा एक डेटाबेस ले लेते हैं, डेटाबेस। ठीक है, तभी यहाँ पे होता क्या है, जो भी हम लोग यहाँ पे ये करेंगे ऑब्जेक्ट्स प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो भी कोडिंग करने वाले हैं पहला स्टार्टिंग में, तो क्या होगा, सब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वो ओआरएम के थ्रू जो भी है रिलेशनल डेटाबेस के अंदर चेंजेस करेगा वो। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट लिया हूँ एक टेबल क्रिएट करने के लिए, तो उसके नाम का टेबल्स है, उसके अंदर जो भी कॉलम्स है हम लोग कोड में जो लिए हैं वो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा। तभी यहाँ पे ओ आर एम का फुल फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर है। तो वो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट जो कि हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, और जो आर है वो रिलेशनल डेटाबेस के लिए है, और मैपर क्या करता है, मैप करता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर मैप करता है उसके अकॉर्डिंग जो भी हम लोग दिए होंगे। तो अभी यहाँ पे ORM को फॉलो करने वाला बहुत सारा फ्रेमवर्क है, जैसे कि एंटिटी फ्रेमवर्क, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं वो एंटिटी फ्रेमवर्क का कैसे यूज़ करेंगे वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है इसका वर्किंग है MVC का, ये कोड फर्स्ट अप्रोच का। ठीक है, तो हम लोग जो है अपना अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया हमारा। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या कोड जो है इसमें ऑलरेडी
सब आया है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें इसका स्ट्रक्चर जो है, फोल्डर स्ट्रक्चर। तो प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे रेफरेंसेस में देख सकते हैं क्या क्या रेफरेंस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी है, जब डेटा वगैरह सब है, कॉन्फ़िगरेशन से, डेटा एनोटेशन से, और उसके बाद में न्यूटन सॉफ्ट जेसॉन है, सी शार्प का है, एंटिटी का है यहाँ पे, और हेल्पर वेब एमवीसी भी है यहाँ पे, रेजर भी है, राउटिंग है, वेब पेजेस वगैरह सब कुछ है, रेजर इंजन भी है, ठीक है। तो ये सब जो है रेफरेंसेस में ऐड हो गया अपने आप ही प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद। और उसके बाद में ऐप स्टार्ट में यहाँ पे कुछ फाइल्स होते हैं सी शार्प के, जो कि लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि राउट कॉन्फ़िग में ये राउटिंग दिया होता है, मीन्स कि प्रोजेक्ट रन करने के बाद में कौन सा पेज ब्राउज़र में सबसे पहले ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पेज जो है यहाँ पे होम कंट्रोलर का होगा, उसमें जो है एक्सेल मेथड होता है सबसे पहला वाला, वो इंडेक्स होता है। तो मतलब हम लोग कुछ यूआरएल में पास नहीं किए, तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में सबसे पहला होम कंट्रोल का इंडेक्स एक्शन का व्यू हमको ब्राउज़र में शो हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो यूआरएल होता है राउटिंग का डिफ़ॉल्ट वन, वो कैसे दिया है यहाँ पे, पहले कंट्रोलर नेम आता है, ठीक है। हमारे पास में एमवीसी में M4 जो होता है, M4 मॉडल होता है, वी फॉर व्यू होता है, और सी फॉर कंट्रोल होता है। तो ये हमारा जो एमवीसी यहाँ से फॉर्म होता है, और एमवीसी का जो कंट्रोलर होता है, पहले हमको कंट्रोलर नेम यहाँ पे पास करना था यूआरएल में। जो भी हम लोग जब प्रोजेक्ट रन करते हैं, तो हमारा ब्राउजर में जो यूआरएल फॉर्म होता है, पहला हमारा लोकल होस्ट होता है, ठीक है। लोकल होस्ट के बाद में हमारा ये कंट्रोलर नेम देना होता है, फिर उसके बाद में एक्शन नेम जो उस कंट्रोलर में होता है, ठीक है। उसके बाद में आईडी देना है कि नहीं देना है वो ऑप्शनल होता है, ठीक है। जैसे कुछ आईडी के थ्रू में कुछ वैल्यू फेच करते हैं, तो टाइम पे हम लोग यहाँ पे आईडी का यूज़ करते हैं, तो वो सब ऑप्शनल है, नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्शन तक वो लेगा, ठीक है। अगर हम लोग कुछ अपने केस में, अगर सपोज हम लोग यूआरएल में कुछ पास नहीं करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा वो, इस डिफ़ॉल्ट राउटिंग को ही कंसिडर करेगा, जैसे कि यहाँ पे होम कंट्रोल कॉल करेगा, उसके अंदर जो इंडेक्स मेथड है वो कॉल करेगा। चलो हम लोग देख लेते हैं कि कंट्रोलर ये कहाँ पे ये है। तो यहाँ पे कंट्रोलर फोल्डर के अंदर यहाँ पे पहले से ये होम कंट्रोलर हमको मिल जाता है, डिफॉल्ट वाला एमवीसी टेम्पलेट में सिलेक्ट करते हैं तो, ठीक है। तो उसके अंदर हमको ये कंट्रोलर मिल जाता है, जिसके अंदर 3 एक्शन मेथड हमारे पास पहले से मिल जाता है, और 3 का व्यू भी हमको क्रिएट करके मिल जाता है उसके व्यू फोल्डर्स में, उसके अकॉर्डिंग। जैसे भी यहाँ पे व्यू फोल्डर में जाएंगे, व्यूज में, तो होम कंट्रोलर लिए, तो होम कंट्रोलर का जो है अलग से फोल्डर बन जाता है उस नाम का, और उसके अंदर जितने भी एक्शन मेथड से उसका व्यूज यहाँ पे हमको मिल जाता है, जिसके जैसे कि यहाँ पे हमारे जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 एक्शन मेथड है, इंडेक्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो तीनों का यहाँ पे व्यू जनरेट होके आ गया है व्यूज के होम फोल्डर के अंदर, अबाउट, कॉन्टैक्ट, इंडेक्स, ठीक है। तो अभी उसके बाद में यहाँ पे एक सेड फोल्डर है, जिसके अंदर लेआउट है, जो कि ऐसे मास्टर पेज यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। बहुत लोग मास्टर पेज बोलते हैं, बहुत लोग नहीं बोलते हैं, बट ये ऐसे अगर हम लोग वेब फॉर्म प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमको मास्टर पेज होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग कॉमन हेडर और फुटर्स लेते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो मैं तो इसको ऐसे मास्टर पेज ही कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो आपके ऊपर एक करना है नहीं करना है, बट ये ऐसे मास्टर पेज ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसमें हेडर और फुटर जो यूज हुआ रहता है, तो ये जो है लेआउट पेज जिसके अंदर हेडर फुटर है, और ये सभी पेज हम लोग सभी व्यूज में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जब नया व्यूज हम लोग क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे ऑप्शन पूछता है कि लेआउट यूज करना है कि नहीं यूज करना है, और यूज करना है तो कौन सा यूज करना है। अभी हमारे पास में एक ही लेआउट है, हम लोग और भी लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग यूजर मॉड्यूल अलग होगा, हमारा एडमिन मॉड्यूल अलग होता है, तो दोनों के लिए मुझे क्या होता है, थीम जो है थोड़ा अलग दिखाना होता है, राइट। तो इसलिए दोनों के लिए मैं अलग अलग लेआउट मैं वो थीम अप्लाई किया रहूँगा, मतलब अलग अलग लेआउट क्रिएट किया रहूँगा, एडमिन के लिए और यूजर के लिए अलग, ठीक है। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग जब भी व्यूज बनाते हैं, अगर एडमिन के लिए तो एडमिन का लेआउट यूज करेंगे, और यूजर बनाएंगे तो यूजर का लेआउट यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लेआउट बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सब मेन्यूज वगैरह है, तो ये हमारा हेडर पार्ट हो गया है, और ये हमारा फुटर पार्ट हो गया उसका, और ये बीच का जो पार्ट है रेंडर बॉडी, तो जो भी हमारा व्यूज है ये सब इस रेजर व्यू का ये एचटीएमएल हेल्पर ये फंक्शन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हेल्पर रिजल्ट शो कर रहा है। तो ये जो पेज है, इसके अंदर ही जो इस फंक्शन है, इसके अंदर ही हमारा जो भी सब व्यूज है वो ओपन होता है, जिसके ऊपर ये हेडर और नीचे का फुटर ये कॉमन होगा सभी व्यूज में, जिसके जो व्यूज के अंदर हम लोग इस लेआउट का यूज किए रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है इस प्रोजेक्ट में सभी व्यूज के अंदर ये लेआउट हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। वैसे भी हम लोग जो है यहाँ पे जो कंट्रोलर बनाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप सब व्यूज क्रिएट हो जाएगा, तो हमको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये हमारा जो है प्रोजेक्ट का वो ओवरव्यू स्ट्रक्चर कवर हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब जो हम लोग क्या करने वाले हैं
कि एक नया मॉडल लेते हैं, ठीक है। मॉडल फोल्डर में अभी कोई मॉडल है नहीं, ठीक है। तो हम लोग उस पर राइट क्लिक करते हैं, एक मॉडल लेते हैं। मॉडल क्यों? क्योंकि हमको जो, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ORM में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी सब फॉर्म होता है डेटाबेस में, तो पहले हमको उसके लिए पहले हमको ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक क्लास लेते हैं, मॉडल्स लेते हैं। तो यहाँ पे उसको जो क्लास क्रिएट करने वाले हैं, जिसके थ्रू हम लोग टेबल्स और डेटाबेस क्रिएट करते हैं और क्रिएट होता है ऑटोमेटिक एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू, तो उसको हम लोग मॉडल्स बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। मॉडल्स बोलो या फिर एंटिटी बोलो, ठीक है, या फिर बिजनेस डोमेन बोलो, वगैरह जो भी हो, हम लोग अलग अलग नाम से उसको कॉल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले एक मॉडल ले लेते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल क्लास होता है, तो क्लास लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ उसका। तो हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय के ऊपर करेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले, ऐसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय, तो यहाँ पे जो क्लास का नाम दे रहा हूँ वो एम्प्लॉय है, ठीक है। मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है कि मुझे ये बताना है कि एंटिटी फ्रेमवर्क को कि जो भी मेरा ये एम्प्लॉय इस नाम का टेबल बनेगा डेटाबेस के अंदर, ठीक है। और टेबल्स के अंदर क्या क्या कॉलम्स होने चाहिए, तो हमको यहाँ पे ना प्रॉपर्टीज लेना होता है क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज जो है हमारा, वहाँ पे टेबल्स के अंदर ऐसे कॉलम क्रिएट होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की है, तो PROP टैप टैप, दो बार टैप प्रेस करेंगे PROP टाइप करने के बाद में, तो हमारा ये प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगा। तो इसका डेटा टाइप यहाँ स्टार्टिंग, तो यहाँ पे हम लोग इंटीजर लेते हैं फर्स्ट रूम का, और जो ये नेम है प्रॉपर्टी नेम, हम लोग यहाँ पे लेते हैं आईडी। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। जाओ, ये मैंने आईडीज ले लिया हूँ क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क को आईडी से समझ में आता है कि इस टेबल का जो कॉलम हो गया फर्स्ट वन, ये आईडी जो लिया हूँ मैं, इसको ऐसे प्राइमरी की सेट करना है और आइडेंटिटी ट्रू करना है। मीन्स जो भी वैल्यू इंसर्ट होगा तो इस कॉलम में हमको वैल्यू पास नहीं करना होगा, और ये ऑटोमेटिक वैल्यूज का जनरेट होता है टेबल के अंदर, ठीक है। तो अगर सपोज मुझे कुछ और नाम देना चाहूँ, मैं दे सकता हूँ, बट मुझे वो टाइम पे फिर उसको बताना होगा एंटिटी फ्रेमवर्क को कि ये जो हमारा कॉलम है, ये ऐसे प्राइमरी की क्रिएट होना चाहिए टेबल्स के अंदर। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डेटा एनोटेशन यूज करना होता है की नाम का, ठीक है। तो अभी इसका नेम स्पेस नहीं है, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ नेम स्पेस, कंट्रोल डॉट प्रेस करता हूँ मैं, तो हमारा ये ऑप्शन शो करने लगता है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, हमारा नेम स्पेस ऊपर यहाँ पे ये ऐड हो गया डेटा एनोटेशन का, ठीक है। तो अभी क्या होगा, तो ये की एंटिटी फ्रेमवर्क को समझना है कि ये ऐसे प्राइमरी की सेट करना है इस आईडी कॉलम को, ठीक है। फिलहाल तो मैंने आईडी लिया हूँ तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर कुछ और नाम देता हूँ मैं, तो यहाँ पे उसको लाइक डिफाइन करना पड़ेगा कि ये हमारा प्राइमरी की कॉलम से है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद में सेकेंड प्रॉपर्टी लेते हैं, मैं लेता हूँ नेम। नेम है तो यहाँ पे डेटा टाइप स्ट्रिंग लेते हैं। तो उसके बाद में प्रॉपर्टी नेम, मैंने नेम ले लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं, फिर ईमेल लेता हूँ यहाँ पे, ये भी स्ट्रिंग हो जाएगा। फिर जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो लेते हैं हम लोग मोबाइल नंबर, जो कि 10 डिजिट्स का होगा। अगर हम लोग इंटीजर रखते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे 9 डिजिट्स ही स्टोर होंगे, तो वहाँ पे हमको एरर मिल जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में मोबाइल के बाद में हम लोग एज लेते हैं, तो एज जो है हम लोग यहाँ पे इंटीजर में लेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे उसका प्रॉपर्टी नेम एज ले लिए। तो हमारा ये जो है मॉडल जो है क्रिएट हो गया एम्प्लॉय के नाम से। तो अभी हमको क्या करना है कि जो ये हम लोग बनाए, अभी यही नाम का टेबल और कॉलम्स क्रिएट होना चाहिए डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो डेटाबेस भी क्रिएट करने के लिए हमको पहला ये कनेक्शन लेना पड़ेगा, कि वहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि इसको कहाँ पे डेटाबेस और टेबल्स जो है उसमें क्रिएट करना है और किस नाम से क्रिएट करना है, तो हमको वो बताना होता है। तो इसके लिए जो कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग लेते हैं वेब कॉन्फ़िग फाइल में, तो वहाँ पे जाके हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग ले लेते हैं पहला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके बाद ही
या फिर एंडिंग में कहीं भी ले सकते हैं, जो कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होना चाहिए। हमारा जो ये टैग है कॉन्फ़िगरेशन है, तो एक्सएमएल में जो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग जो भी ये सब टैग्स वगैरह यहाँ पे एक्सएमएल के फॉर्म में है, ठीक है। तो जो नोट्स होते हैं, टैग्स नहीं बोलते, उसको नोट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग पहला ये लेते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा प्रोजेक्ट के लिए, एंगुलर ब्रैकेट कनेक्शन स्ट्रिंग, क्लोज करते हैं इसको, और इसके अंदर हमारा कनेक्शन ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब कनेक्शन के अंदर तीन मेन प्रॉपर्टी यहाँ पे लिया जाता है। जैसे कि फर्स्ट वन जो है नेम है उसका, ठीक है। तो इस नेम से हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग को फेच करते हैं अपने आ, बाकी पेज में जहाँ पे हमको यूज होगा, ठीक है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग का मैं यहाँ पे नाम देता हूँ मैं DB कनेक्शन STR डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में नाम दे दिया यहाँ पे इसका कनेक्शन का नेम, और उसके बाद में मुझे यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग जो मेन है वो प्रोवाइड करना है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग जो यहाँ पे अभी मैं दूंगा यहाँ पे तो जैसे कि मुझे कहाँ पे क्रिएट करना है कनेक्शन स्ट्रिंग वो भी डिपेंड करता है। तो मेरे पास जो है माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो का टूल है, जो ये एप्लीकेशन है मेरा इंस्टॉल है, ठीक है। तो मुझे उसके अंदर जो है क्रिएट करना है। तो ये जो है मेरा माइक्रोसॉफ्ट का है, तो इसका जो है ये सर्वर ने मुझे वहाँ पे देना होता है, ठीक है। जो कि मेरा ये SQL एक्सप्रेस वाला सर्वर है, ठीक है। तो मैं अगर इसको कनेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। मीन्स मुझे सर्वर ने जो मेरा यहाँ पे देना है वो SQL एक्सप्रेस का देना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इसके अंदर डेटाबेस क्रिएट करना है वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरे पास 3 डेटाबेस है। तो मैं यहाँ पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग में 3 पैरामीटर जो इसके अंदर लेता है कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर, पहला वाला है जिसके अंदर डेटा सोर्स होता है, ठीक है। जिसके अंदर हमको क्या करना रहता है कि ये जिसके अंदर हमको ये देना होता है जो हमारा सर्वर नेम है डेटाबेस का, ठीक है। तो मैं उसको इसमें स्टोर करना चाहता हूँ। मेरा जो जो SQL डेटाबेस जो है वो भी ओपन किया उसमें करना है, तो मुझे सर्वर नेम यहाँ पे उसका देना पड़ेगा, जो कि मेरा SQL एक्सप्रेस वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आगे डॉट ले लिया हूँ, बट यहाँ पे कुछ और था आगे, ठीक है। यहाँ पे डेस्कटॉप मेरा नेम है, डेस्कटॉप नेम और फिर बैकस्लैश फिर SQL एक्सप्रेस है, बट यहाँ पे डेस्कटॉप का जो नेम है उसके बदले में मैं डॉट ले सकता हूँ, ठीक है। अगर आपका SQL एक्सप्रेस नहीं है, अगर डेवलपर मोड वाला ये डेवलपर वाला सर्वर नेम है आपका, तो वहाँ पे SQL एक्सप्रेस नहीं होगा। तो वहाँ पे सिर्फ आपका जो भी डेस्कटॉप यूजर नेम है बस वही होगा। तो उसके लिए आपको सिर्फ डॉट देंगे तो भी सर्वर नेम में वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। मेरे केस में SQL एक्सप्रेस है तो मैं डॉट बैकस्लैश SQL एक्सप्रेस यूज करूँगा तो भी ये काम होगा। चलिए तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप जो है ये रिमूव करता हूँ मैं यहाँ से, और उसके बदले में डॉट लेता हूँ मैं, डॉट और बैकस्लैश SQL एक्सप्रेस। अब मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, बट मेरे पास ऑलरेडी कनेक्ट है तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सर्वर नेम यूज़ किया हूँ, और उसके बाद में मुझे क्या करना है, मुझे और एक लेना है जो कि इनिशियल कैटलॉग होता है, जो कि हमारे यहाँ पे डेटाबेस नेम होता है। तो डेटाबेस नेम मुझे यहाँ पे जो लेना है वो सपोज मैं CRUD कोड फर्स्ट के नाम पे लेता हूँ मैं, ठीक है। मेरा डेटाबेस नेम हो गया। उसके बाद में मुझे यहाँ पे और एक लेना है जो कि ये बताना होता है कि जो भी अभी हम लोग यहाँ पे जब कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो ऑथेंटिकेशन होता है 2 टाइप का होता है यहाँ पे, एक विंडोज होता है और दूसरा होता है SQL सर्वर का। तो विंडोज में हमको कुछ पासवर्ड वगैरह नहीं देना होता है यूजर नेम का, बट SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन में हमको लॉगिन नेम और पासवर्ड देना होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो है ये फर्स्ट यूज करने वाला है विंडोज ऑथेंटिकेशन का, जिसके अंदर हमको कुछ यूजर नेम पासवर्ड नहीं देना होता है, ठीक है। तो मैं इसके लिए तो यहाँ पे जो ये होता है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी होता है, उसके लिए इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, तो उसको हमको ट्रू सेट करना होता है बस, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे हो गया है, बट इसके बाद भी मुझे ना एक और पैरामीटर लेना होता है जो कि प्रोवाइडर नेम के नाम से है, जिसके अंदर हमको बताना पड़ता है कि ये जो है कनेक्शन स्ट्रिंग लाइक कौन से डेटाबेस के लिए कहाँ से हमको प्रोवाइड हो रही है, तो उसके लिए प्रोवाइडर नेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है SQL क्लाइंट का जो है ये वहाँ से हमको मिलता है, तो इसके लिए SQL डॉट डेटा डॉट SQL
क्लाइंट नाम का प्रोवाइडर नेम हम लोग यहाँ पे ले लिए। ठीक है, मैं उसको एंटर कर देता हूँ ताकि न्यू लाइन में आ जाए। ठीक है, तो ये हमको हमारा जो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे रेडी हो गया है, इसको सेव कर देता हूँ मैं। और उसके बाद में अभी मुझे मेरा क्लास यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो इस क्लास के क्लास के अकॉर्डिंग हमको डेटाबेस बनाना है, टेबल्स वगैरह। ठीक है, बट उसको बनाने के लिए जो है हमको यहाँ पे पहले एक डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास लेना पड़ेगा जो कि एंटिटी फ्रेमवर्क का है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको मालूम पड़ेगा कि हमको इस नाम का टेबल बनाना है डेटाबेस के अंदर। अब डेटाबेस नेम जो भी है वो यहाँ से ले लेगा डेटाबेस नेम, और जो भी कहाँ पे इसको कनेक्ट करना है तो उसके लिए सर्वर, उसका सर्वर नेम ले लेगा। ठीक है, तो ये कनेक्शन नेम के थ्रू हम लोग उसको फेच करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जो भी ये सब काम है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सोल्यूशन में जाते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में, और मॉडल्स के अंदर ही हम लोग क्लास ले लेते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऐड क्लास, और क्लास में यहाँ पे नाम देते हैं हम लोग क्रेड डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम पे लेता हूँ मैं। इस नाम का मैंने क्लास ले लिया हूँ और उसको ऐड करता हूँ मैं। तो ये हो गया है। जैसे मैंने बोला कि इसको डीबी कॉन्टेक्स्ट से हमको इसको यूज करना है, तो उसको हमको इनहेरिट करना होता है। जो क्लास है डीबी कॉन्टेक्स्ट एंटिटी फ्रेमवर्क का, तो उसका हमको यहाँ पे इनहेरिट करना होता है। ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो हमारे पास अब इसका नेम स्पेस तो अभी इसमें है नहीं, तो हमको ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी एरर शो कर रहा है, तो उसको ऐड करने के लिए कंट्रोल डॉट प्रेस करेंगे तो हमको ये ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ पे अगर दिख रहा है ये बल्ब आइकॉन जो है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो भी हमको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बता रहे कि डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये मे बी एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं, इसकी वजह से ही हो रहा है। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाके या फिर टूल्स में जाके न्यूगेट पैकेज मैनेजर में जाते हैं, न्यूगेट पैकेज मैनेजर में यहाँ पे सोल्यूशन में जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं यहाँ पर हम सर्च करते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क का। ठीक है, तो ये रहा हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क ये। ठीक है, तो अभी ये इंस्टॉल तो है नहीं, तो इसको हम लोग पहले इंस्टॉल कर लेते हैं अपने में। ठीक है, तो मैं लाइक अपने यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ जो प्रोजेक्ट मुझे इंस्टॉल करना है, और मैं यहाँ पे इंस्टॉल करना। तो यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क का जो है वर्जन जो है यहाँ पे लेटेस्ट स्टेबल वर्जन जो है 6.4.4 है। ठीक है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको परमिशन पूछता है इंस्टॉल होने के पहले, इसको ओके कर देता हूँ मैं। लाइसेंस के लिए परमिशन पूछता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि ये सर्वर से लाइक ये ब्राउज़र से इंस्टॉल हो जाइए। ठीक है, ताकि ये ऑनलाइन जो है डाउनलोड के इंस्टॉल हो जाए यहाँ पे पैकेज। ठीक है, तो यहाँ पे सब इंस्टॉल हो गया है। और फिर इसके बाद में क्या बोल रहा है कि अच्छा इसको हमको रिलोड करना पड़ेगा, यस टू ऑल। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अच्छा जो हम लोग वहाँ पे क्लास में डिब कॉन्टेक्स्ट लिए तो उसका एरर दिखा रहा है ये। ठीक है, तो अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। इंस्टॉल हो गया है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे अभी हमको अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, तो ये मतलब ही इंस्टॉल हो गया है। क्लोज करते हैं। अब जो यहाँ पे इसका नेम स्पेस हम लोग जो है ऐड करते हैं कंट्रोल डॉट, तो अभी यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल जा रहा है, दिख रहा है यूजिंग सिस्टम डेटा डॉट एंटिटी। ठीक है, तो अगर हम लोग विजुअल स्टूडियो 2019 यूज करते हैं तो हमको एंटिटी फ्रेमवर्क हम लोग मैनुअली ऐड नहीं करना होता, हमको डायरेक्टली यहाँ से ही ऑप्शन मिलता और यहाँ से ही वो ऐड कर लेता अपने आप ही। बट ये 17 है, 2017 वर्जन है विजुअल स्टूडियो का, तो हमको मैनुअली जो है वहाँ पे जाके न्यूगेट पैकेज मैनेजर में हमको ये एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, उसके बाद ही मुझे यहाँ पे ऑप्शन शो होता है नेम स्पेस के लिए। ठीक है, तो मैं इसको ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे जो है इसका नेम स्पेस यहाँ पे ऐड हो गया है। अब यहाँ पे जो एरर है ये एरर चला गया है। ठीक है, अब क्या मुझे करना है, मुझे इस जो क्लास है CRUD DB कॉन्टेक्स्ट, इसका मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है।
तो उसके लिए शॉर्टकट की है इधर CTOR टैब 2 बार टैब दबाना है, हमको कंस्ट्रक्टर्स का क्रिएट हो जाएगा। अभी क्या करना है, हमको इसको इनहेरिट करना है बेस से, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम है वो हम लोग यहाँ पे पास करने वाले हैं, जो कि हम लोग वेबटॉप कॉन्फ़िग फाइल में लिए हैं। तो ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का जो नेम है DB कनेक्शन str, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से उसको मालूम पड़ेगा DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को कि इस नाम का कनेक्शन स्ट्रिंग है जो कि वेबटॉप कॉन्फ़िग फाइल में है, वहाँ से वो फेच करेगा कि कहाँ पे इसको डेटाबेस क्रिएट करना, किस नाम से डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। अभी जो है डेटाबेस के अंदर क्रिएट करने के बाद में कौन सा टेबल क्रिएट करना है उसको मालूम नहीं है, ठीक है। तो उसको लाइक वो पता होने के लिए हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, जैसे प्रॉपर्टी PROP टैब। तो यहाँ पे हमको जो डेटा टाइप है यहाँ पे DB सेट लेना पड़ेगा उसके लिए, और जो इसका टाइप हुआ डेटा सेट का DB सेट का, तो ये हम लोग जो हमारा क्लास लिए थे, जो क्लास क्रिएट किए थे हम लोग मॉडल क्लास, ठीक है, उसका नाम देना पड़ता है यहाँ पे हमको एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये मेरा एम्प्लॉय है, इसको मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो ये ऐड हो गया है। अब जो है ये इस नाम का हमारा ये डेटा टाइप हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी नेम देना है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज का नाम का है प्रॉपर्टी, मैं इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं जो ये नेम दे रहा हूँ प्लूरल फॉर्म में दे रहा हूँ एम्प्लॉयज, ठीक है। तो जबकि यहाँ पे क्लास नेम मैंने सिंगुलर फॉर्म में लिया हूँ। सिंगुलर फॉर्म में हम लोग इसलिए लेते हैं जब भी ये डेटाबेस टेबल क्रिएट करता है डेटाबेस के अंदर, ये ऑटोमेटिक जो भी टेबल का नेम रहा क्लास नेम उसको प्लूरलाइज करके उस नाम का टेबल बनाएगा। तो डेटाबेस में जो टेबल बनेगा वो एम्प्लॉयज के नाम का क्रिएट होगा, ठीक है। तो अभी ये अभी इसको मालूम पड़ेगा कि अभी DB कॉन्टेक्स्ट को मालूम पड़ेगा कि इस नाम का हमको टेबल बनाना है एम्प्लॉय नाम का, ठीक है। तो ये हो गया, बट अभी इसको एनेबल करने के लिए हमको माइग्रेशन ऐड करना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो कैसे ऐड करते हैं वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग टूल्स में, और यहाँ पे न्यूगेट पैकेज मैनेजर के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे हमको पैकेज मैनेजर कंसोल मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे नीचे पहले से शो होता है, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो हमको पहला माइग्रेशन ऐड करना होता है, तो माइग्रेशन ऐड करने के बाद ही जो है ये लाइक उसको पिकअप करेगा DB कॉन्टेक्स्ट क्लास का, और उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग टेबल्स क्रिएट कर देगा वो, ठीक है। तो हम लोग पहला माइग्रेशन जो है एनेबल कर लेते हैं। तो उसके जो यहाँ पे लाइक कमांड है एनेबल -migrations, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक कुछ लोअर केस अपर केस का कुछ इशू नहीं है, बस उसको यहाँ पे की मिलना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग कैपिटल में करते हैं, कुछ लोग स्मॉल में करते हैं, तो ये कोई यहाँ पे मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये इस नाम का जो माइग्रेशन है, मैं पहला माइग्रेशन को एनेबल करता हूँ, फिर बाद में हम लोग माइग्रेशन ऐड करेंगे, ठीक है। एंटर करते हैं यहाँ पे, तो ये जो हमारा अभी माइग्रेशन इस प्रोजेक्ट के अंदर एनेबल हो जाएगा। चेक कर रहा है पहले कि माइग्रेशन इसमें कोई ऐड था कि नहीं ऐड था, ठीक है। तो इसने माइग्रेशन जो है यहाँ पे एनेबल कर दिया है। आई थिंक इसमें कुछ एरर आया है, देखते हैं हम लोग। ओके, इसमें जो है कनेक्शन स्ट्रिंग का बोल रहा है ये ADO.NET का जो है ये आर्ग्यूमेंट, ये SQL डेटा और SQL क्लाइंट, ये उसको प्रॉपर नहीं मिला है एक्चुअली। उसके अंदर हमको ना ये देना होता है, आगे सिस्टम देना होता है, सिस्टम डॉट डॉट या एंटर करते हैं। यहाँ पे हमको ना ये देना होता है सिस्टम डॉट SQL डेटा डॉट क्लाइंट, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो मैं देता हूँ सिस्टम, यहाँ पे जो SQL है SQL नहीं आएगा, उसके बदले में मुझे सिस्टम देना पड़ता है, सॉरी फॉर दैट, सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब जाता हूँ मैं लाइक यहाँ पे पैकेज मैनेजर कंसोल में, और वापस से वही कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ मैं अपर की जो है अपर एरो जो की होता है उसको प्रेस करता हूँ, तो मुझे जो मेरा कोड था पहले का वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ अभी, ठीक है। तो हमारा जो माइग्रेशन यहाँ पे एनेबल हो गया है, तो उसके लिए देख सकते हो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्लास है जो ये क्रिएट कर देता है ये माइग्रेशन जिसमें एनेबल हुआ रहता है, ठीक है। तो ये लाइक ये अगर आया तो
कंफर्मेशन होता है कि हमारे प्रोजेक्ट में माइग्रेशन एनेबल हो गया है। ठीक है, तो ये देख रहे हो यहाँ पे क्लास जो इनहेरिट किया है नेम स्पेस में एंटिटी डॉट माइग्रेशन के नाम का है। ठीक है, तो इस नाम का क्लास बन जाता है यहाँ पे। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन एनेबल कर दिए, अभी हमको माइग्रेशन ऐड करना होता है। तो जो भी यहाँ पे लाइक ये भी जो भी इसमें हम लोग कोड मॉडल्स क्रिएट किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये टेबल्स का जो है क्वेरी सब बना लेगा, और फिर बाद में जब हम लोग अपडेट करेंगे डेटाबेस में इसको तो क्या होगा, वो सब उसके क्वेरी को एग्जीक्यूट करके डेटाबेस और टेबल्स क्रिएट कर देता है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, हमारे हमारे सिक्वल डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो अभी जो हम लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन ऐड करते हैं। पहला एनेबल करना होता है, सेकेंड उसको ऐड करना होता है। तो ऐड हाइफन माइग्रेशन। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल टाइम्स माइग्रेशन ऐड करते हैं। समझो कि अगर मैंने अभी एक क्लास लिया एम्प्लॉय, ठीक है, तो मैंने माइग्रेशन ऐड किया तो उसका जो भी टेबल से डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाएगा। बट मुझे उसके बाद में मुझे एम्प्लॉय के बाद में मुझे डिपार्टमेंट का भी क्लास लेना है, मॉडल लेना है। ठीक है, तो मुझे उसका भी एक टेबल जनरेट करना रहेगा डेटाबेस के अंदर, तो मुझे माइग्रेशन वापस ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि माइग्रेशन में कौन कौन सा मैंने चेंजेस किया हूँ। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मुझे उसका नेम देना होता है माइग्रेशन जब भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेमिंग जो है मैं इसको नेम देता हूँ यहाँ पे इस माइग्रेशन का, इस प्रोजेक्ट का स्टार्टअप है तो फर्स्ट टाइम है तो मैं इसलिए इसको नेम देता हूँ इनिशियल सेटअप। ठीक है, तो इस नाम का मैं यहाँ पे माइग्रेशन ऐड करता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो माइग्रेशन हमारा ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा जो माइग्रेशन यहाँ पे ऐड हो गया। आगे कुछ भी रैंडमली नंबर होते हैं उसके बाद में जो हमारा माइग्रेशन नेम दिए होते हैं तो उस नाम का यहाँ पे माइग्रेशन ऐड हो जाता है यहाँ पे, जो कि डीबी माइग्रेशन क्लास से इनहेरिट हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास नेम जो होता है वो सेम नेम होता है जो हम लोग माइग्रेशन का नेम दिए रहते हैं। तो अभी इसके अंदर क्या लाइक दो मेथड्स यहाँ पे, एक अप और एक डाउन है। तो अप में क्या होता है, क्वेरी फॉर्म होता है लिंक क्यू के थ्रू, जो कि इस नाम का टेबल बनेगा। जैसे मैंने बोला था एम्प्लॉय है मॉडल क्लास नेम, तो उसका टेबल नेम एम्प्लॉयज होगा, उसको प्लुरलाइज कर देता है वो। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉलम लेगा आईडी लेगा, नेम, ईमेल, मोबाइल, एज। ठीक है, और उसका जो भी यहाँ पे लाइक ये सब है उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है सबका। ठीक है, और जो एज का है वो इंटीजर है, और ये नलेबल फॉल्स मतलब यहाँ पे उसको नल अलाउ नहीं करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक कंपलसरी हमको एज का वैल्यू कॉलम वैल्यू पास करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आईडी कॉलम है उसको यहाँ पे आइडेंटिटी ट्रू किया है, और नल फॉल्स है वहाँ पे हमको वैल्यू नहीं, मतलब वो ऑटोमेटिक ले लेगा वैल्यू वो। ठीक है, और यहाँ पे आइडेंटिटी ट्रू किया हुआ है, और उसको उस कॉलम को जो आईडी वाला है उसको प्राइमरी प्राइमरी की कॉलम सेट किया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग उसको क्रिएट करेंगे माइग्रेशन ऐड करने के बाद में उसको अपडेट कर लेंगे तो ये टेबल्स बन जाएगा। अगर हमको नहीं चाहिए रिवोक करेंगे मीन्स हम लोग माइग्रेशन को रिवर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो डाउन वाला है मेथड वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी ये टेबल क्रिएट हुआ एम्प्लॉयज उसको ड्रॉप कर देगा, मीन्स उसको डिलीट कर देगा डेटाबेस में से। ठीक है, तो ये जो होता है माइग्रेशन एनेबल करने पर होता है ये, माइग्रेशन ऐड करने के बाद होता है ये। ठीक है, अब जो है ये पहले तो हम लोग माइग्रेशन जब एनेबल करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ये बनता है, और जब उसको ऐड करते हैं तो उसका जो क्वेरी यहाँ पे लाइक फॉर्म हो जाता है यहाँ पे लिंक के फॉर्मेट में। अब जो है हम लोग जो है अपडेट करते हैं इसको, तो क्या होगा, जो इसका ये क्वेरी है ये एग्जीक्यूट होगा और टेबल डेटाबेस एंड टेबल्स क्रिएट होगा हमारे सीक्वल सर्वर डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है अपडेट करते हैं डेटाबेस। यहाँ पे कमांड है अपडेट डेटाबेस, अपडेट हाइफन डेटाबेस। तो अभी ये अपडेट कर देगा, बट मुझे देखना है कि जब ये क्रिएट करता है तो क्या सीक्वल क्वेरी फायर होता है उसको क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस और टेबल्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं हाइफन वर्बोस। ठीक है, तो इससे हमको मालूम पड़ेगा कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, क्या क्वेरी रन हो रहा है, जिससे हमारा डेटाबेस और ये टेबल्स क्रिएट हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, मैं उसको एंटर करता हूँ।
तो देख सकते हो यहाँ पे वर्बोस का ये बोल भी रहा है कि अगर ये फ्लैग यूज करते हैं तो यहाँ पे जो भी सिक्वल स्टेटमेंट है वो यहाँ पे अप्लाइड होगा, वो हमको दिखाई देगा सब। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट डेटाबेस जो है हमारा वो ले रहा है कनेक्शन स्ट्रिंग से। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्वेरी या फायर किया है। पहले तो यहाँ पे लाइक डेटाबेस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग फेच किया है इसने, जो कि इस नाम का यहाँ पे डेटाबेस जो है हम दिया था उस नाम का डेटाबेस बन गया है। और कनेक्शन स्ट्रिंग इसने यहाँ से ले लिया है। ठीक है, उसके बाद जो कि कॉन्फ़िगरेशन क्लास से ओरिजिन मिल रहा है उसको। और इसके बाद में यहाँ पे ये कर रहा है, लाइक टेबल बना दिया उसके अंदर एम्प्लॉयज नाम का। ठीक है, तो टेबल बन गया और यहाँ पे एक माइग्रेशन हिस्ट्री बोल का टेबल भी क्रिएट हो गया है, जिसके अंदर जो भी हम माइग्रेशन सेट करते हैं सब उसका हिस्ट्री वहाँ पे होता है, सेव होता है। ठीक है, तो देखते हैं अभी डेटाबेस में लाइक चेक करते हैं हमारा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कनेक्ट है। यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ डेटाबेस पर, उसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये है मेरा जो नया डेटाबेस क्रिएट हुआ है क्रेड कोड फर्स्ट का। इसके अंदर टेबल होगा, ओपन करते हैं एम्प्लॉयज के नाम पे, और यहाँ पे माइग्रेशन हिस्ट्री भी ऐड हुआ है। तो टेबल्स में क्या क्या कॉलम्स है हम लोग देख लेते हैं डिजाइन में जाके। जो हम लोग वहाँ पे दिए वही यहाँ पे डिजाइन में भी क्रिएट हुआ है कि नहीं देखते हैं। तो फर्स्ट वन मैंने ऐसे वहाँ पे की दिया था। ठीक है, अगर मैं की नहीं देता तो भी वहाँ पे मेरा कॉलम नेम आईडी था, तो वो ऑटोमेटिक जो है इस कॉलम को ऐसे प्राइमरी की सेट करता था। और यहाँ पे ये देखते हैं इसका आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में आइडेंटिटी ट्रू भी होगा इसका। यहाँ पे दिख रहा है इस आइडेंटिटी यस ट्रू है। ठीक है, और बाकी जो कॉलम नेम से यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं तो यहाँ पे एनवर्टर ही वो कंसिडर करता है उसको, और वहाँ पे इंटीजर तो यहाँ पे इंटीजर लेता है। ठीक है, तो इस नाम का हमारे टेबल्स वगैरह कॉलम सब क्या क्रिएट हुआ है हम सब देख लिए। तो अभी क्या करना है हमको, इस जो ये हमारा क्लास है इसके ऊपर हम लोग को क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसके लिए हम लोग कंट्रोलर लेते हैं। तो मॉडल्स के अंदर हम लोग कंट्रोल लेते हैं, सॉरी कंट्रोलर फोल्डर के अंदर यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड कंट्रोलर। यहाँ पे हम लोग कंट्रोलर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड वन है, फर्स्ट वन जो है एम्प्टी कंट्रोलर जो क्रिएट होगा वो एम्प्टी होगा। सेकंड में जो है खाली रीड और राइट का एक्शन वहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, बट इस वाले केस में क्या होगा, एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू जो भी ये कंट्रोल के अंदर एक्शंस होगा, जो भी हमको क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, सब उसमें उसका एक्शन मेथड क्रिएट हो जाएगा। उसके साथ ही उसका व्यूज भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमको वहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग ये लेते हैं थर्ड वन का और उसको ऐड करते हैं। इसके बाद हमको यहाँ पे कंट्रोल का नेम भी देना होगा, बट अभी नेम देने से पहले हमको यहाँ पे मॉडल क्लास लेना है। मीन्स जो मॉडल हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए थे मॉडल्स फोल्डर में, जो कि एम्प्लॉय था बराबर, तो इस नाम का हमको यहाँ पे सर्च करना है, जो कि ये रहा एम्प्लॉय का। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल क्लास सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग मॉडल क्लास सिलेक्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे दूसरा जो है डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास हमको ऐड करना था, जो कि डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास हम लोग जो ऐड किए थे, जो कि ये है क्रेड डीबी कॉन्टेक्स्ट के नाम का। ठीक है, तो ये सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद में क्या करेगा, यहाँ पे जनरेट व्यूज, ठीक है, तो उसका व्यूज अपने आप जनरेट कर देगा। ठीक है, जो भी स्क्रिप्ट लाइब्रेरीज वगैरह है, जावास्क्रिप्ट, बूस्टर वगैरह सब यहाँ पे ऐड कर देगा उसके अंदर। और उसके बाद में जो भी लेआउट, यहाँ पे लेआउट हमारा जो है इसमें सेट फोल्डर में लेआउट है, अंडरस्कोर लेआउट के नाम का है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा वो डिजाइनिंग के लिए। हेडर फुटर पार्ट जो है वो उसके अंदर सभी व्यूज के अंदर अप्लाई हो जाएगा वो। और जो कंट्रोलर नेम है यहाँ पे एम्प्लॉयज के नाम का बनेगा। मुझे एम्प्लॉयज नहीं चाहिए, मुझे एम्प्लॉय के नाम का चाहिए कंट्रोलर, मैं उसको ऐड करता हूँ। यहाँ पे आगे इसके लाइक जो नेम है एम्प्लॉय, उसके आगे कंट्रोलर यहाँ पे कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि लाइक ये एक बोल सकते हैं नेमिंग कन्वेंशन है इसका। कंट्रोलर उसके आगे होना चाहिए, जो भी नाम हम लोग लेंगे उसके आगे कंट्रोलर होना चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग ऐड करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। तो देखते हैं क्या क्या एक्शन मेथड्स है इसमें। पहला जो है यहाँ पे लाइक इसने डीबी कॉन्टेक्स्ट का जो ये क्लास हम लोग लिए थे, तो उसका यहाँ पे का क्लास ले लिया है। और तो यहाँ पे इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी इसके अंदर मॉडल्स होगा और हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है,
उसके ऊपर हम लोग CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे DB जिसका ऑब्जेक्ट लिया हूँ मैंने उस क्लास का, तो यहाँ पे DB डॉट एम्प्लॉयज, तो उसके अंदर हमारे पास जो ये एम्प्लॉयज है, तो उसके अंदर जितना भी डेटा होगा सब लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगा और व्यू में भेज देगा। तो यहाँ पे पहले एक्सेल मेथड लिया है इंडेक्स नाम का, ठीक है, तो इसका व्यूज भी क्रिएट हुआ है। तो इंडेक्स के एक्सेल मेथड पे क्या होगा, सभी जो भी डेटा एम्प्लॉयज का टेबल में से जो भी आएगा सब वहाँ पे सब डिस्प्ले कर देगा लिस्ट के फॉर्म पे। तो इस व्यू में डेटा हम लोग पास कर रहे हैं जो कि एम्प्लॉयज टेबल के अंदर से आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वन हो गया। सेकेंड वन क्या है, डिटेल्स। तो डिटेल्स में जो लिस्ट में जो भी इंडेक्स में जो भी लिस्ट सब डेटा शो होगा, तो वहाँ पे राइट साइड में मेन्यूज होगा लाइक ऑपरेशन करने के लिए, एडिट, अपडेट और डिलीट और व्यू, ठीक है। तो लाइक डिटेल्स होगा, डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे उसका आईडी मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आईडी के थ्रू क्या करेगा, वो फैच करेगा पहला कि प्लस चेक करेगा कि आईडी नल तो नहीं है, नल है तो लाइक उसको बैड रिक्वेस्ट का मैसेज शो कर देगा। अदरवाइज हो अगर कुछ है आईडी वैल्यू नल नहीं है तो एम्प्लॉयज टेबल में से वो ढूंढ के लाएगा और जो भी डेटा होगा एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में स्टोर करेगा। तो पहला चेक करेगा कि उस आईडी का कोई डेटा है कि नहीं एम्प्लॉय टेबल के अंदर। तो पहले चेक करेगा कि नल नहीं हो ऑब्जेक्ट, ठीक है, मीन्स उसके अंदर कुछ वैल्यू होना चाहिए। और नल है मतलब वहाँ पे उसको रिकॉर्ड नहीं मिला, तो ये मैसेज शो कर देगा इस क्लास के थ्रू, std नॉट फाउंड बोल के, वहाँ पे उसको रिकॉर्ड नहीं मिला। अगर उसको रिकॉर्ड कुछ मिला है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में, तो क्या होगा, मुझे डिस्प्ले करना है इसके व्यू में, डिटेल्स पेज का जो एक्सेल मेथड इसका जो व्यू बनाया है, तो उसके व्यू पे मुझे डेटा शो करना है। तो इसके लिए व्यू के मेथड के अंदर हमको ये जो एम्प्लॉय के अंदर डेटा है वो हम लोग पास कर दिए हैं। अभी सभी जो भी एक्सेल मेथड से सबका एक एक व्यू है क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो अब व्यूज अगर देखिए तो यहाँ पे सोल्यूशन एक्सपो में जाके व्यूज फोल्डर में ये दिख रहा है एम्प्लॉय फोल्डर क्रिएट हो गया है, क्योंकि हम लोग कंट्रोलर बनाया एम्प्लॉय के नाम का, तो उस नाम का यहाँ पे व्यू भी जनरेट होता है। तो सॉरी उस नाम का फोल्डर क्रिएट होता है और उसके अंदर जितने भी एक्सेस मेथड्स होते हैं कंट्रोल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग सभी उसके व्यूज यहाँ पे जनरेट होता है। जैसे कि इसके पहले होम का था, होम में 3 एक्सेस मेथड था, तीनों उसका व्यूज जनरेट हुआ था, वैसे सेम इस केस में हमारा एम्प्लॉय का भी हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं अभी हम लोग क्या है, जैसे कि यहाँ पे लाइक लिस्ट का था, जो भी डेटा वहाँ पे शो करेगा। उसके बाद में पर्टिकुलर रिकॉर्ड का डेटा का यहाँ पे डेटा शो करना है, चेक करने के लिए उसका एक्सेल मेथड बनाया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में क्रिएट जो पेज हमारा आता है लाइक जिसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स वगैरह होगा इंसर्ट करने के लिए, उसका लाइक एक्सेल मेथड है, तो उसका व्यू उसका क्रिएट हुआ है। और उसके बाद में जो भी वहाँ से हम डेटा सेव करेंगे, क्रिएट करेंगे नया रिकॉर्ड वहाँ से एंटर करने के बाद में, तो उसके लिए ये एक्सेल मेथड है पोस्ट वाला, जो कि HTTP पोस्ट है। क्रिएट का मेरे पास 2 है, एक जो कि गेट वाला है, गेट में सिर्फ क्या रहेगा, हमारा जो उसका डिज़ाइन है फॉर्म डिज़ाइन, बस वो वहाँ पे ओपन हो जाएगा। और वहाँ पे हम लोग एंटर वैल्यू एंटर करने के बाद में, सबमिट करने के बाद में, तो ये जो हमारा HTTP पोस्ट वाला एक्सेल मेथड है क्रिएट का, वो कॉल होगा, जिसके अंदर क्या होगा, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमारा सभी डेटा आ जाएगा, जैसे कि आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल, एज। हम लोग वहाँ पे आईडी तो नहीं इंसर्ट करने वाले हैं, तो इसलिए वहाँ पे उसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होता है, वो वहाँ पे आएगा, हमको यहाँ पे मिल जाएगा ऑब्जेक्ट में। और बाकी जो हम लोग पास करेंगे वहाँ पे कॉलम्स का ये फील्ड का वैल्यू सब हमको इसके ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा। तो पहले चेक करेगा कि जो भी लाइक एम्प्लॉय क्लास में मैंने कुछ अगर वैलिडेशंस लगाया हूँ, तो यहाँ पे वो पहले चेक करेगा कि मॉडल स्टेट वैलिड है कि नहीं, वैलिड है तो ही लाइक जो भी ये सेव करने देगा। अदरवाइज जो भी डेटा जो भी हम लोग इंसर्ट किए थे फील्ड में टेक्स्ट बॉक्स में, वो एज इट इज ही यूजर को वापस शो हो जाएगा, ठीक है। तो भी यहाँ पे जैसे कि लाइक ये वैलिड होने के बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो एम्प्लॉयज के अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। अब हमको सेव करना डेटाबेस में, इसलिए यहाँ पे सेव चेंजेस करके मेथड है, तो ये डेटाबेस के अंदर जो भी सब डेटा आया है वो सब सेव कर देगा। फिर सेव करने के बाद में वापस इंडेक्स के एक्सेल मेथड पे भेज देगा आपको। तो यहाँ पे इंडेक्स का एक्सेल मेथड आने पर हमको क्या करेगा, जो भी सब डेटा है जितने भी एम्प्लॉयज वहाँ पे ऐड है सब लिस्ट में वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा उसके व्यू में, ठीक है। तो ये हो गया लाइक इंडेक्स का, क्रिएट का। वैसे ही सेम यहाँ पे एडिट का भी, अपडेट का जो है, तो जैसे कि यहाँ पे डिटेल्स का देखे थे, वैसे आईडी के थ्रू क्या होगा, वहाँ पे डेटा फेच करेगा, ठीक है। और डेटा जो भी मिलेगा हमको उसके व्यू पे भेज देगा। एडिट का व्यू अलग है, ठीक है, उस व्यू में उसका व्यू डिजाइन जो है सेम है क्रिएट का। क्रिएट में जो भी सब टेक्स्ट बॉक्स वगैरह है, नया जब रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे जो भी फॉर्म आएगा सेम फॉर्म हुआ यहाँ पे इसके लिए भी है, एडिट के लिए भी है। बट इस केस में क्या होगा, हमको जो भी आईडी है जो एडिट करना है, तो उसका आईडी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस से लेके आएंगे और उस फॉर्म में एडिट का जो व्यू है, व्यू फॉर्म, उसके अंदर फिल कर देंगे रिकॉर्ड्स, ठीक है, ताकि वहाँ पे यूजर को जो
उसका एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो था उसको एडिट कर पाए। ठीक है, फिर उसके बाद में ये तो उसका गेट एक्शन मेथड है। ठीक है, एडिट का। तो वैसे ही एडिट का पोस्ट वाला भी है। तो यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिक फिल होकर व्यू में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, बट कुछ एडिट करने के बाद, कुछ चेंजेस करने के बाद में जब यूजर वहां से सबमिट करेगा तब जो है डेटा वहां से हमको यहाँ पे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में सब डेटा आ जाएगा। और यहाँ पे चेक करता है कि जो एम्प्लॉय का जो पहले स्टेट था वो मॉडिफाइड हुआ है क्या। अगर मॉडिफाइड हुआ तो आपको सेव चेंजेस कर देगा। ठीक है, तो भी पहले यहाँ पे चेक करता है कि जो भी मॉडल स्टेट है, जो भी वैल्यूशन वहाँ पे लगा हुआ है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अदरवाइज तभी वो यहाँ पे सेव करने देगा, अदरवाइज वापस वो डेटा एज इट इज वहाँ पे व्यू में डिस्प्ले करेगा, कुछ करने नहीं देगा यूजर को। ठीक है, जब तक उसका मॉडल स्टेट वैलिड होगा, मीन्स वो भी वैलिडेशन वहाँ पे लाइक एरर शो नहीं करेगा, तभी हम लोग इसको सेव कर पाएंगे, जो भी अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में एडिट करने के बाद में, अपडेट करने के बाद में वापस हमको इंडेक्स के एक्सेल मेथड पे ले जाएगा और वहाँ पे हमको सभी डेटा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा वहाँ पे उस व्यू में। ठीक है, तो हो गया, अपडेट का भी हो गया हमारा। उसके बाद में डिलीट का आता है। तो डिलीट में सेम वैसे ही इसका भी दो एक्शन मेथड है, एक गेट वाला है और एक डिलीट वाला है, सॉरी पोस्ट वाला एक है। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट का जो गेट वाला है इसमें क्या करता है, आईडी के थ्रू जो भी डेटा है पहले वो चेक करेगा कि वो डेटा है कि नहीं, वो आईडी है कि नहीं डेटाबेस में, और उसका डेटा कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो डेटा मिल रहा है तो ही लाइक वहाँ पे उसको शो करेगा कि डेटा है। तो वहाँ पे उसके व्यू में हमको पहले कंफर्मेशन करेगा कि लाइक ये रिकॉर्ड हमको डिलीट करना है कि नहीं। ये और नो को वहाँ पे ऑप्शन देता है मेन्यू में, लाइक डिजाइन व्यू में वहाँ पे दो बटन दे देगा। अगर यस करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, तो ये वाला जो एक्शन मेथड कॉल होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक्शन मेथड नेम डिलीट कंफर्म्ड है, बट वहाँ पे जो कॉल हुआ एक्शन नेम वो डिलीट के नाम से, तो हमको लाइक वो एक्शन नेम से कॉल करना है। तो इसके लिए यहाँ पे ये हम लोग वर्ब यूज किए यहाँ पे, ये एचटीटीपी वर्ब है और ये के लिए हम लोग एक्शन नेम वाला वर्ब है, तो जिसके अंदर हम लोग इस नाम का हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो अभी क्या है यहाँ पे लाइक इस नाम का पहले से यहाँ पे डिलीट का है एक्शन मेथड, यहाँ पे भी हम लोग लेंगे तो क्या होगा, इसको एरर देगा। इसके अंदर भी एक पैरामीटर है जो कि इंटीजर टाइप का है, इसके अंदर भी पैरामीटर है जो कि इंटीजर टाइप का है। तो सेम जो स्ट्रक्चर होता है मेथड का हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको एरर देगा। इसके लिए यहाँ पे हम लोग नेम जो है इन लोग ने चेंज किया हुआ है, बट उसका जो एक्शन नेम है एक्चुअल में जो कॉल होगा वो इसी नाम से कॉल होगा। मीन्स यहाँ पे आएगा कॉल उसका। ठीक है, पोस्ट वाला जो है डिलीट का। तो उसके बाद में यहाँ पे चेक करेगा कि पहला जो वो आईडी हमको आ रहा है, तो वहाँ से डेटाबेस में उसका वैल्यू ले लेगा। ठीक है, उसके बाद में उसको रिमूव कर देगा एम्प्लॉयज में से। अब रिमूव करने के बाद उसको सेव करना पड़ेगा डेटाबेस में जो भी चेंजेस होगा, इसके लिए यहाँ पे सेव चेंजेस का मेथड कॉल हो जाएगा। और वापस से डेटा डिलीट होने के बाद में वो हमको वापस इंडेक्स के एक्सेल मेथड पे भेज देगा, जहाँ पे सभी डेटा हमको शो हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में ये डिस्पोज वाला, ये हर एक लाइक जो भी फंक्शन कॉल होगा उसके बाद में ये कॉल होता है, तो ताकि जो भी हमारा जो ऑब्जेक्ट सब वहाँ पे क्रिएट हुआ हो उसके बाद सब डिस्पोज हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोलर था। अभी हम उसको रन करते हैं ब्राउजर में और देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो लेआउट हमारा था डिज़ाइन का, लेआउट में जो भी डिज़ाइन कोड था वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे लाइक ऊपर हेडर पार्ट है उसका, टॉप का मेनू जो है सब हेडर पार्ट उसमें है, और नीचे ये जो फुटर पार्ट है ये लेआउट पेज से ले रहा है। और बाकी जो होम पेज है लाइक जो होम कंट्रोलर था उसका इंडेक्स एक्शन मेथड जो था उसके अंदर ये उसके व्यू में ये सब था, तो ये वहाँ से उठा रहा है ये। ठीक है, तभी ये जो हमारा बीच का पार्ट ना ये चेंज होगा पेज के अकॉर्डिंग जो पेज ओपन होगा। ठीक है, बट टॉप का जो और नीचे बॉटम का जो ये है फुटर हेडर उस कॉमन रहेगा, सेम रहेगा सबके लिए, क्योंकि सभी व्यूज के लिए सेम लेआउट उसने यूज किया हुआ है। बस पेज का जो व्यूज है उसके अकॉर्डिंग जो बीच वाला पार्ट है वो चेंज होगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था उसमें लेआउट पेज में वहाँ पे बीच में रेंडर बॉडी का मेथड था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये व्यू का जो डेटा सब इसके अंदर शो होता है। बस हमारा जो हेडर और फुटर जो है कॉमन और सेम रहेगा हर एक पेजेस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा अबाउट का है, वैसे कॉन्टैक्ट का है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे और एक लेना है मेन्यू, जो कि हम लोग एम्प्लॉय का जो है वो वहाँ पे हम लोग ले सके, ताकि एम्प्लॉय का पेज ओपन हो जाए वो क्लिक करने पर। तो उसका लेआउट पेज पे हम लोग जाते हैं, लेआउट पेज में इस मेन्यू को कॉपी करते हैं लास्ट वन का, और उसके बाद ही हम लोग उसको पेस्ट करते हैं।
उसको चेंज करते हैं। अभी यहाँ पे इसमें हवर करता हूँ मैं एक्सेल लिंक पे, हवर करने के बाद में हमको दिख रहा है कि इसके अंदर क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स लेता है। ठीक है, तो एक्सेल लिंक में सबसे पहले तो यहाँ पे लिंक का जो टेक्स्ट है, जो ब्राउजर में हमको टेक्स्ट दिखेगा मेन्यू नेम, वो फर्स्ट वन लेगा, जो कि फर्स्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, तो उसको हम लोग देते हैं। तो हमको हमको क्या चाहिए, यहाँ पे एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वन हो गया। सेकेंड क्या है यहाँ पे, सॉरी, तो सेकेंड जो यहाँ पे है ये एक्शन नेम है, उसके बाद में कंट्रोलर नेम है। ठीक है, तो एक्शन नेम हमारा जो है ये है, कौन से कंट्रोलर्स ले रहे हैं हम लोग, एम्प्लॉयज कंट्रोलर्स ले रहे हैं। तो हमको जो वहाँ पे शो करना है सभी डेटा, जितना डेटा है सब सभी पूरा शो करना है। तो उसके लिए कौन सा एक्शन मेथड है, इंडेक्स है, जिसके अंदर सभी डेटा शो हो रहा है एम्प्लॉय का। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स वाला जो है एक्शन मेथड कॉल करूंगा यहाँ पे। तो सेकेंड पैरामीटर में आर्ग्यूमेंट जो यहाँ पे पास करना है वो ये है, एक्शन मेथड नेम। उसके बाद में जो यहाँ पे कंट्रोलर नेम है वो पास करना है। तो कंट्रोलर नेम जो हमारा ये क्या है, ये एम्प्लॉय है। ठीक है, तो इस नाम का हम लोग कंट्रोलर यहाँ पे कॉल करते हैं। यहाँ पे नाम देखा जाए तो एम्प्लॉय कंट्रोलर है, बट जब कॉल करेंगे उसको हम लोग सिर्फ एम्प्लॉय नाम से ही कॉल करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जब पेज क्रिएट करते हैं तो इसको कंट्रोलर उसके आगे ऐड होना चाहिए। बट जो मेरा नेम है मेन कंट्रोल का, वो नेम है एम्प्लॉय, और ये कंट्रोल क्लास से इनहेरिट हुआ है क्योंकि ये कंट्रोलर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे कंट्रोलर नेम देना है वो एम्प्लॉय देना है। इसको मैं सेव करता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे ब्राउजर में आके मैं F5 करता हूँ, रिफ्रेश हो जाएगा पेज। तभी यहाँ पे देख रहे हो एम्प्लॉय आ गया है। तो इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कोई डेटा नहीं है, तो मुझे ब्लैंक आएगा, बस एक व्यू आएगा इंडेक्स बोलकर यहाँ पे। तो यहाँ पे बाकी रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है, कॉलम्स यहाँ पे शो हो रहा है, कॉलम्स का एड्रेस लाइक नेम, ईमेल, मोबाइल, एज, बट कोई डेटा नहीं, इसलिए यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है। हम लोग यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करने पर यहाँ पे क्रिएट के व्यू पे ले आएगा। ठीक है, जो कि गेट के एक्शन मेथड पे कॉल होता है, जो कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ फील्ड से जो है वो यहाँ पे हमको शो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक नया एम्प्लॉय ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो अगर मैं अब इसको सेव करूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे डेटा ये सेव कर देगा, और ये सेव करने के बाद मुझे वापस जो वहाँ पे इंडेक्स एक्सएमएल पे भेजता था, जहाँ पे सभी डेटा शो होता है, मुझे वहाँ पे ये सेव करने का, इंसर्ट करने के बाद भेज देता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल जाता है एडिट के लिए, डिटेल्स के लिए और डिलीट के लिए। तो अभी जब हम लोग जब क्रिएट कर रहे थे तभी वहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने जो यहाँ पे ये लिया मोबाइल नंबर, ये 9 डिजिट्स का है। ठीक है, जबकि नॉर्मली मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का होता है, राइट। तो यहाँ पे कोई वैलिडेशन यहाँ पे ऐड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लाइक ईमेल के लिए मैं कुछ भी पास करूँगा तो भी मैं यहाँ पे सेव करेगा, जरूरी नहीं हो ईमेल हो तो ये सेव करेगा। कुछ भी पास कर दूंगा, स्ट्रिंग जो भी है वो सब यहाँ पे, स्ट्रिंग नंबर जो भी पास करूंगा वो सब यहाँ पे सेव कर लेगा। ठीक है, बट मुझे क्या करना है कि लाइक जो भी मेरा एक्चुअल डेटा जो है उसी फॉर्म में, फॉर्मेट में मुझे सब चाहिए। जैसे ईमेल का तो ईमेल फॉर्मेट में चाहिए, मोबाइल है तो 10 डिजिट का नंबर चाहिए मुझे, और ये जो मेरा लाइक कुछ रेंज दूंगा मैं, लाइक 20 से ऊपर होना चाहिए और 80 या 60 के नीचे होना चाहिए। तो ये सब जो है लाइक हमको वैलिडेशंस ऐड करना होता है, जो कि अभी ऐड नहीं है। तो उसको ऐड करने के लिए हमको जो है ना, हमारा जो मॉडल क्लास है एम्प्लॉय का, उसके अंदर ही हमको ये सब करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर उसको हम देखते हैं बाद में। पहला हम लोग जो ये जो क्रेडिट का इसका देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्रेडिट का कर लिए, क्रेडिट हो गए, तो वैसे हम लोग डिटेल्स का देख लेते हैं। यहाँ पे सभी डिटेल्स जो है डेटा शो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में इसका एडिट का भी देख लेते हैं। तो एडिट के लिए भी यहाँ पे मैं कुछ भी देता हूँ मैं। ठीक है, से तो ये एडिट हो गया, रिकॉर्ड भी हमारा। इसको डिलीट करना है तो ये डिलीट पेज पे ले जाएगा मुझे, और यहाँ पे लाइक वो सब डेटा शो कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। तो ये जो रिकॉर्ड है लाइक कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है यहाँ पे। अगर डिलीट करते हैं तो ये डिलीट होएगा अभी। तो यहाँ पे वापस मुझे इंडेक्स पे लेके आएगा, और यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि कितना डेटा यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे एक भी डेटा नहीं, मतलब वहाँ पे हमारा जो डिलीट किया सक्सेसफुली डिलीट हो गया है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, मुझे वैलिडेशंस ऐड करना है। जब भी हम लोग अपडेट, जब एडिट और
न्यू लेते हैं, नया क्रिएट करते हैं, तभी वो टाइम पे यहाँ पे वैलिडेशन मुझे अप्लाई रहना चाहिए, ठीक है, मुझे वो चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जो ये मेरा है लाइक इसको करना है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे आते हैं एम्प्लॉय का मॉडल क्लास में, और यहाँ पे हम लोग पहला ये भी हमको देते हैं कि अभी सपोज अगर मैं वहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करता, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था, बट तो भी वो सेव करता, एम्प्टी सभी कॉलम्स के लिए एम्प्टी डेटा पास करता है, वहाँ पे वो सेव कर लेता हो। बट मुझे वैसे भी नहीं चाहिए, मुझे रिक्वायर्ड चाहिए, मीन्स वहाँ पे मुझे ये सभी डेटा, सभी कॉलम्स का डेटा मुझे वहाँ पे चाहिए सेव करते वक्त, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लाइक उसका डेटा एनोटेशन यूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो इंटीजर का ये वाला था, ये पार्ट लाइक इस कॉलम को डेटा कंपलसरी चाहिए था, तभी वो सेव करने देता, ठीक है। जैसे कि मैंने डेटाबेस में दिखाया था कि डेटाबेस में यहाँ पे जो कॉलम है ये अलाउ नल टिक नहीं है, मतलब यहाँ पे वैल्यू कंपलसरीज को चाहिए, ये इस कॉलम को नल्स अलाउ कर रहा है, मीन्स यहाँ पे डेटा पास नहीं हुआ, नल रहा तो भी डेटा सेव कर लेगा, बट इंटीजर के केस पे, एज के केस में नहीं होगा। तो मीन्स हम लोग यहाँ पे अगर अभी भी सेव पे क्लिक करते थे, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते थे, तो वहाँ पे कंपलसरी एज का डेटा वो लेता ही था, तभी वो सेव करने देता था, अदरवाइज नहीं करने देता, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ इसके लिए यहाँ पे वो रिक्वायर्ड वैलिडेशन ऐड है, बट हम लोग सभी के लिए यहाँ पे ऐड करने वाले हैं वैलिडेशन, जो भी रिक्वायर्ड वाला है। उसके बाद में लाइक मुझे ईमेल का ईमेल फॉर्मेट में डेटा चाहिए, मोबाइल का 10 डिजिट्स में फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में चाहिए, एज का मुझे यहाँ पे लाइक 20 के अबाव और 60-80 के नीचे मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं रेंज यूज करने वाला हूँ। तो ठीक है, तो ये सब जो कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग डेटा एनोटेशन यूज करने वाले, जैसे कि यहाँ पे की मैंने यूज किया था डेटा एनोटेशन, ठीक है। तो वैसे मुझे यहाँ पे बाकी के लिए भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आईडी के लिए हो गया है, आईडी के लिए हमें कुछ नहीं करना है, अभी हमको जो चाहिए करना है वो नेम के लिए चाहिए। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ उसके बाद में, और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लेता हूँ, इसके अंदर मैं लेता हूँ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इस कॉलम को रिक्वायर्ड कर देगा, मतलब इस नेम के लिए कंपलसरी उसको डेटा पास करना पड़ेगा यूजर को, तभी वो सेव कर पाएगा, इंसर्ट कर पाएगा या अपडेट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट मुझे वहाँ पे कुछ मैसेज भी शो करना है, तो मैं यहाँ पे कुछ बस ऐसे ही रिक्वायर्ड पास कर दिया, तो उसका जो कस्टम मैसेज होता है ब्राउजर में वो शो होगा यूजर को। बट मुझे यहाँ उसका जो डिफॉल्ट सॉरी तो उसका जो तो तभी ये रिक्वायर्ड मैंने लगा दिया, तो क्या होगा, तो ये लाइक कंपलसरी डेटा चाहिए इसके लिए, नेम के लिए, तो अगर नहीं दिए तो वहाँ पे जो उसका डिफॉल्ट एरर मैसेज होगा वैलिडेशन का, वो वहाँ पे शो करेगा यूजर को। बट मुझे मेरा कस्टम मैसेज चाहिए अगर, तो क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लेके यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है नेम का, तो इक्वल्स टू देंगे उसको। तो यहाँ पे जो ये सॉरी नेम नहीं, मुझे यहाँ पे ये देना है एरर मैसेज, सॉरी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है एरर मैसेज बोलकर, ठीक है। तो हम उसको उसका यूज करने वाले हैं, तो डबल कोर्स में हमको इसका जो एरर मैसेज शो करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे अब मेरे केस में लेता हूँ नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये मैसेज वहाँ पे शो होगा अगर कोई यूजर ने नेम फील्ड का डेटा एंटर नहीं किया सेव करते वक्त, ठीक है, या फिर एडिट करते वक्त, तो ये मैसेज को शो करेगा रिक्वायर्ड वाला, ठीक है। तो मुझे सभी कॉलम्स के लिए चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद जैसे नेम का हो गया, उसके बाद में मैं ईमेल के लिए लेता हूँ, सेम वैसे ही मोबाइल के लिए, उसके बाद में एज के लिए भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, जैसे नेम था पहले, अभी जो है मेरा वो है ईमेल का है, ठीक है। तो मैं ईमेल के लिए ले लेता हूँ, फिर वैसे मोबाइल के लिए लेता हूँ, फिर एज के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। और ठीक है, तो अभी जो व्यू में वहाँ पे लाइक जो फील्ड था, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह था, उसके आगे जो नेम सब शो हो रहा था, जैसे मोबाइल, फिर आगे टेक्स्ट बॉक्स था मोबाइल का, वहाँ पे मोबाइल एंटर करने के लिए। बट मुझे यहाँ पे से मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे वहाँ पे क्या चाहिए, जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है टेक्स्ट बॉक्स के आगे, मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पे उसको भी दे सकता हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे जो है ना, ये क्या एट्रीब्यूट है नेम बोलकर, डिस्प्ले का डिस्प्ले नेम बोलकर है, डिस्प्ले के अंदर प्रॉपर्टी है नेम, वो हमको मिल जाएगा, ये रहा नेम का, ठीक है। तो इसके अंदर हमको स्ट्रिंग वैल्यू पास करना होता है, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर देता हूँ, मैं के अंदर शॉर्टकट में मोबाइल नंबर, ठीक है। तो अभी जो वहाँ पे हमको डिस्प्ले होगा मोबाइल नंबर डिस्प्ले होगा, ना कि मोबाइल डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो वैसे ही ईमेल के लिए भी अगर चाहो तो ईमेल आईडी या फिर ईमेल एड्रेस ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे नेम के लिए मैं लेता हूँ यूजर नेम, एम्प्लॉय नेम ले लेता हूँ,
ठीक है, जैसा चाहिए वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे शो कर रहा हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो मैं नेम के भी ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं एम्प्लॉय, यहाँ पे लेता हूँ नेम। ठीक है, तो यहाँ पे जो आगे शो होगा टेक्स्ट बॉक्स के आगे एम्प्लॉय नेम शो होगा। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पे लाइक एज के लिए भी लेता हूँ मैं, एम्प्लॉय एज आ जाएगा यहाँ पे, एंटर करता हूँ, यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मैं एम्प्लॉय एएमपी, यहाँ पे एज। ठीक है, तो एम्प्लॉय एज यहाँ पे शो हो जाएगा वो। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड वैलिडेशन ऐड कर ही लिया हूँ। उसके बाद में मुझे क्या करना है अभी, लाइक कौन सा फॉर्मेट में मुझे डेटा सेव करवाना है, तो मुझे उसका वैलिडेशन यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए जो एट्रीब्यूट डेटा एनोटेशन यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि नेम के लिए जो स्ट्रिंग में, चलो मुझे उसका कोई वो नहीं करना है, मुझे ईमेल के लिए करना है। तो मुझे ईमेल के लिए क्या करना है कि जो डेटा एनोटेशन है ईमेल के लिए यहाँ पे क्या है, ईमेल एड्रेस बोलकर है। ठीक है, तो हम उसको यूज़ करेंगे तो जो ईमेल का फॉर्मेट होता है उस फॉर्म में वहाँ पे वो डेटा देना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पे एरर मैसेज शो करेगा। बट मुझे यहाँ पे कस्टम एरर मैसेज शो करना है, तो इसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट में मुझे यहाँ पे एरर मैसेज का प्रॉपर्टी वो यूज़ करना है, और यहाँ पे जो भी एरर मैसेज शो करना है यहाँ पे मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ मैं ईमेल इज इनवैलिड। ठीक है, तो इस नाम का लाइक एरर मैसेज वहाँ पे शो हो जाएगा। सेम वैसे ही मोबाइल के लिए मुझे 10 डिजिट्स का चाहिए, तो मैं यहाँ पे मोबाइल के लिए जो है वो भी ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करने वाले मोबाइल के लिए यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मोबाइल के लिए जैसे कुछ है नहीं हमारे पास यहाँ पे, तो कोई डेटा एनोटेशन, इसके लिए हम यहाँ पे जो कस्टम फॉर्मेट हमको चाहिए डेटा जैसा सेव करवाना है, तो इसके लिए यहाँ पे हम डेटा एनोटेशन है रेगुलर एक्सप्रेशन का, उसका यूज़ करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पहला देख लेते हैं क्या क्या इसमें यूज़ हो रहा है। तो मैं जब ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे लाइक मुझे शो करता है यहाँ पे कि उसका पैटर्न, पहले हमको पैटर्न ले लेगा कि जो फॉर्मेट में डेटा चाहिए इसका पैटर्न यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का जो पैटर्न पास करेंगे वो हमको देना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके बाद में से प्रॉपर्टीज में वगैरह क्या क्या है, लाइक एरर मैसेज है। ठीक है, उसके बाद में और बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले पैटर्न ले लेते हैं, उसके बाद में जो एरर मैसेज है और हम लोग शो करेंगे। ठीक है, जो पैटर्न हमको देना है वो यहाँ पे किस फॉर्म में है, उसका फॉर्मेट जो है डेटा टाइप स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रिंग ले लेते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग में डबल कोट्स के अंदर। तो जो हमको ये चाहिए ये शिफ्ट 6 प्रेस करेंगे हमको ये वाला सिंबल मिल जाएगा। ठीक है, अपर एंगलर। ओके, उसके बाद में ब्रैकेट लेना है ओपन एंड क्लोज यहाँ पे। ठीक है, उसके अंदर हमको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लेना है जिसके अंदर हमको 0-9 पास करना है, ताकि ये जो नंबर्स हो वो 0 to 9 के बीच में सभी नंबर्स वहाँ पे ले पाए। ठीक है, और उसके बाद में मुझे क्या करना है कि मुझे कितना काउंट चाहिए, 10 चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मुझे कर्ली ब्रैकेट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे 10 देना है, ताकि ये 10 डिजिट से ही ले पाए। मोबाइल नंबर हमारा जो काउंट होगा 10 होगा, तो यहाँ पे 10 पास करना पड़ेगा ताकि वो 10 डिजिट्स का 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर ले पाए। ठीक है, और यहाँ पे हमको स्टार्टिंग में एक हाई ये लेना पड़ेगा @ ठीक है, अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, मेरा जो सेकेंड में जो है प्रॉपर्टी है एरर मैसेज, वो लेना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एरर मैसेज ले लेता हूँ मैं, और इसके अंदर मैसेज जो भी शो करना है, अगर इस फॉर्म में मोबाइल नंबर नहीं होगा तो मुझे क्या शो करना है, मोबाइल नंबर इज इनवैलिड, या फिर इनवैलिड मोबाइल नंबर, इनवैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये मेरा वहाँ पे एरर मैसेज शो हो जाएगा। ठीक है, बट इसका क्लोजिंग नहीं हुआ है, यहाँ पे एरर दे रहा है, तो क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पे ओपनिंग हुआ था और यहाँ पे क्लोजिंग एंड में हो गया है। ठीक है, तो अभी एक इसके लिए हो गया, और अभी हमको क्या करना है इसके लिए, यहाँ पे मैंने हाँ ये एम्प्लॉय के लिए ये जो एज है, एज के लिए हमको करना है। तो यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे मुझे रेंज में चाहिए लाइक 20 के अबाव
लाइक 20 के बिलो नहीं होना चाहिए, 20 के अबव होना चाहिए, और 60 के अबव नहीं होना चाहिए, 60 के बिलो होना चाहिए, जो भी एज रहेगा, मतलब मीन्स 20 और 60 के बीच में ही हमारा एज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसके लिए यहाँ पे एक डेटा एनोटेशन है, वो है रेंज। ठीक है, एंगल ब्रैकेट में हम लेते हैं रेंज। ठीक है, तो इसका जो भी अभी हमको ये करना है कि इसके बाद जो रेंज देना है, तो जो पहला हमको यहाँ पे ये लेता है पैरामीटर, इसके अंदर वो है मिनिमम रेंज, जो हम पास करना है मिनिमम वैल्यू, वो यहाँ पे पास करना होता है, जो कि हम लोग 20 रखते हैं। ठीक है, 20 रखते हैं। फिर उसके बाद में हमको जो मैक्सिमम रेंज है उसका मुझे वो पास करना, तो यहाँ पे मैं 60 रखता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा मैक्सिमम यहाँ पे दिख रहा है, होवर करने पे पहला ले रहा है डबल के फॉर्मेट में, डबल डेटा टाइप का फॉर्मेट में मिनिमम वैल्यू लेगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू लेगा वो। ठीक है, उसके बाद में लाइक जो भी प्रॉपर्टीज में हमको एरर मैसेज शो करना है वो हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा काम। अभी हमको एरर मैसेज शो करना है, कॉमा यहाँ पे हम लोग लेते हैं एरर मैसेज। क्या हुआ? अच्छा, ये क्लोजिंग इसका नहीं है, क्लोजिंग देना पड़ेगा, इसलिए सजेशन वहाँ पे नहीं आ रहा था। अब अगर कॉमा रिमूव करता हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉमा देता हूँ। अब जो यहाँ पे मेरा एरर मैसेज मुझे शो करेगा वो। अभी भी शो नहीं कर रही है, क्या इशू है? रेंज का ओपनिंग क्लोजिंग तो दिया हूँ मैंने। ठीक है, उसके बाद में अच्छा यहाँ पे मैंने क्लोजिंग कर दिया हूँ, जो कि नहीं करना है मुझे। हम्म, हाँ, वो क्लोजिंग मुझे यहाँ पे नहीं करना था, इसके शो एरर मैसेज शो कर रहा था वो। ठीक है, क्लोजिंग मुझे एट दी एंड करना है यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट के पहले। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर मैसेज लेना है वो ले लेते हैं। इसको रिमूव करता हूँ मैं, कॉमा देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एरर मैसेज का ऑप्शन शो कर देगा। ठीक है, तो इसके अंदर एरर मैसेज जो डिस्प्ले करना है वो देते हैं, एज मस्ट बी इन बिटवीन 20 टू 60। ठीक है, तो ये मैसेज हम लोग यूजर को शो करने वाले हैं कि ये जो हमारा 20 और 60 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अभी क्या होगा, हम लोग ब्राउजर में रन करेंगे तो हमको एरर देगा। इसको रन करते देखते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर तो ये तो रन हो गया है, बट अगर मैं एम्प्लॉय पे ओपन करूँ मैं, तो ये जहाँ तक मुझे एरर दे देगा। ये देख रहे हो यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय का ये जो एक्सेल मेथड कॉल होता है पहले फर्स्ट वन इंडेक्स का, तो वहाँ पे मुझे ये एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि लाइक क्या बोल रहा है कि ये जो मॉडल जो मेरा है, ये वाला, ये चेंज हो गया है, चेंज हो गया डेटाबेस में। तो ये जो है हमको क्या बोल रहा है कि कंसिडर यूजिंग कोड फर्स्ट माइग्रेशन टू अपडेट डेटाबेस। डेटाबेस हमारा अपडेट नहीं हुआ है, जो भी हम लोग चेंजेस किए डीबी कॉन्टेक्स्ट लाइक मॉडल्स के अंदर। ठीक है, जो कि डीबी कॉन्टेक्स्ट में लोग यूज कर रहे हैं मॉडल वो। ठीक है, तो वो अपडेट हुआ है, चेंज हुआ है, बट हम लोग डेटाबेस के अंदर अपडेट नहीं किए हैं, तो उसको हम लोग कोड फर्स्ट माइग्रेशन के थ्रू हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो पहले हमको वो अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमको ये ऐसे ही एरर मैसेज शो करेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग वो कर लेते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो अभी हमको पैकेज मैनेजर कंसोल में जाना है। अभी हमको करना क्या है, हम लोग क्या किए, चेंजेस किए, तो हमको वापस से माइग्रेशन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो हमारा कमांड था ऐड माइग्रेशन, ऐड हाइफन माइग्रेशन, ऐड माइग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे हमको माइग्रेशन का नेम देना होता है, जैसे मैंने बताया था पहले। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या नेम में देंगे, कुछ ऐसा वैलिड नेम देंगे और यूनिक नेम होना चाहिए, जो कि पहला सेम नेम हम लोग दे नहीं सकते वापस यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग कुछ यूनिक नेम देना होता है, और नेम से हम ताकि हमको आइडेंटिफाई हो जाए कि हम लोग क्या चेंजेस किए थे इस माइग्रेशन के अंदर। अभी हम लोग यहाँ पे क्या किए, हम लोग ने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लिए। ठीक है, वैलिडेशन ऐड किए ना, रिक्वायर्ड वाला, और जो भी अपना डिस्प्ले नेम है, और उसके बाद में लाइक वैलिडेशन जो ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे ये सब यूज किए। तो मैं यहाँ पे सिंपली नेम देता हूँ मैं वैलिडेशन, वैलिडेशन एडेड। ठीक है, तो ये मेरा जो माइग्रेशन का नेम मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, वैलिडेशन एडेड बोलकर। ठीक है, इसके बाद में मैं अगर वर्बोस लेता हूँ यहाँ पे,
तो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है मुझे मालूम पड़ेगा वो, ठीक है। हाइफन वर्बोस मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, तो ये माइग्रेशन का जो स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जो डेटाबेस टारगेट उस पे आ रहा है, ये हिट किया, तो उसके लिए जो भी ये माइग्रेशन यहाँ पे उसने ऐड कर लिया है, और इसने ऑटोमेटिक अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लिया है कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो हम लोग 3 कॉलम्स में हम लोगों ने क्या किया था, रिक्वायर्ड दिया हुआ था, नेम के लिए, ईमेल के लिए, मोबाइल के लिए, एज के लिए भी दिया हुआ है, बट एज क्या है पहले से वो ऑलरेडी वहाँ पे रिक्वायर्ड सेट था, मीन्स वहाँ पे नल अलाउ नहीं करेगा, तो इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया इसने। बाकी जो 3 कॉलम्स के लिए इसने कंसिडर किया है, यहाँ पे सेट किया हुआ है नलेबल फॉल्स है, ताकि अब वो हमको वहाँ पे डेटाबेस में क्या होगा, वहाँ पे जो अलाउ नल्स है वो अनचेक हो जाएगा। देख सकते हैं अभी हम लोग यहाँ पे सभी 3 कॉलम्स के लिए पहले से चेकड है, यहाँ पे अलाउ नल्स वाला, मीन्स यहाँ पे नल वैल्यू अलाउ कर रहा था पहले, जबकि यहाँ पे एज वाला में नहीं था। तो हम लोग वहाँ पे भी एज के लिए भी लिए हैं, एम्प्लॉय कंट्रोल में देखेंगे, सॉरी इसमें एम्प्लॉय मॉडल्स के अंदर हम लोग ने एज के लिए भी लिया हुआ है रिक्वायर्ड का, बट एज के लिए पहले से था, तो इसलिए उसने उस चेंजेस को कंसिडर नहीं किया है। बट जो जो नहीं था और उसने अभी हम लोग दिए हैं, तो वो सब कंसिडर उसने किया है यहाँ पे रिक्वायर्ड वाला, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे माइग्रेशंस में यहाँ पे उसने लिंक का क्वेरी यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि कॉलम को जो है एम्प्लॉय के अंदर, टेबल के अंदर नेम वाला उसको अल्टर करना है, और वहाँ पे जो नलेबल है उसको फॉल्स करना है, मीन्स वहाँ पे नल वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। तो ये सभी 3 कॉलम्स के लिए इसने किया हुआ है आपके मेथड में, ठीक है। तो हमारा जो माइग्रेशन ऐड हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये लिंक की क्वेरी फॉर्म हो गया है, बट एक क्वेरी को रन भी करवाना है, तो कभी होगा जब भी हम लोग डेटाबेस अपडेट करेंगे इसके अंदर, पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर, ठीक है। तो जो कमांड है अपडेट डेटाबेस का, वो हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं अपडेट डेटाबेस, और फिर हमको चेक करना है कि इसके जो पीछे काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्या क्वेरी फायर हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग जो है चेंजेस होगा वो, ठीक है। एंटर करते हैं। तो यहाँ पर टारगेट डेटाबेस हो वो हमारा, वो उसने कंसिडर किया है। देखते हैं वापस ऊपर जाके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है टारगेट डेटाबेस हमारा वो पकड़ा उसने, डेटाबेस जो है, ठीक है। डेटाबेस के अंदर क्या क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे जो भी चेंजेस करना है, लाइक उसने वो सबसे क्वेरी यहाँ पे फॉर्म किया है, ठीक है। तो जो यहाँ पे कॉलम नेम है, कॉलम नेम पास कर रहा वगैरह, और लाइक उसके यहाँ पे क्वेरी जो एग्जीक्यूट कर रहा हो, जैसे कि टेबल अल्टर करना है एम्प्लॉय के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे उसका क्वेरी फॉर्म करके वो सब चेंजेस जो है कर लिया है। अभी हम लोग जाते हैं डेटाबेस के अंदर और चेक करते हैं यहाँ पे, तो क्लोज करते हैं हम लोग, और यहाँ पे लाइक टेबल्स पे रिफ्रेश मारते हैं। तो अभी इसको ओपन करते हैं डिजाइन में, रिफ्रेश नहीं हुआ क्या, ये डेटाबेस रिफ्रेश करते हैं अभी, ठीक है। अभी जो है टेबल्स में जाते हैं, तो यहाँ पे पहले भी यहाँ पे चेक था, ठीक है। तो अभी अपडेट होके वो नहीं होना चाहिए, निकल जाना चाहिए चेक। राइट क्लिक करते हैं, डिजाइन में जाते हैं, हाँ अभी भी नहीं हुआ ये, इसको हम रिफ्रेश करते हैं एक बार जरा, ठीक है। अभी डेटाबेस ओपन करते हैं, टेबल्स में जाते हैं, क्लोज करते हैं, और एम्प्लॉय वाला ओपन करते हैं जो नया अभी रिफ्रेश होके आया रहेगा, ठीक है। अभी ये पूरा टोटल रिफ्रेश हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे लाइक जो भी पहले चेक्ड है यहाँ पे अभी अनचेक्ड हो गया, मीन्स अभी वैल्यूज को अलाउ नल वैल्यू सेव नहीं, नल्स वैल्यूज में सेव नहीं करने वाला है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो अलाउ नल्स का कॉलम था यहाँ पे उसको अनचेक कर दिया उसने, और लाइक पूरा जो भी रिफ्रेश करना है हमको डेटाबेस पे ही यहाँ पे लाइक क्लिक करके तभी हम लोग रिफ्रेश करेंगे, तभी जो है पूरा डेटाबेस रिफ्रेश होगा, अदरवाइज नहीं रिफ्रेश होगा, ठीक है। तो अभी जो भी चेंजेस हुआ है यहाँ पे अपडेट हो गया है, जो भी आप लोग किए थे कोड में यहाँ पे अपडेट हो गया है डेटाबेस के अंदर। अभी हम उसको अगर रन करेंगे तभी जो भी है अभी ये कोई एरर नहीं देगा मुझे। एम्प्लॉय में जाते हैं हम लोग, उसका अभी आ गया है इंडेक्स वाला। अभी हम लोग क्रिएट करते हैं, हमें क्रिएट पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, तो देख सकते हो यहाँ पे जो भी वैलिडेशन हम लोग लगाए थे रिक्वायर्ड वाला यहाँ पे शो कर रहा है, हर एक
फील्ड के लिए नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, ये कस्टम एरर मैसेज जो हम लोग वहाँ पे रिक्वायर्ड के लिए दिए थे। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे हर एक फील्ड का वैल्यू कंपल्सरी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा नेम जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे एक इसका जो एरर मैसेज चला गया। तो यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे पहले से नेम डिस्प्ले हो रहा था, अब मैंने वहाँ पे इसका डिस्प्ले नेम भी दे दिया हूँ एम्प्लॉय नेम बोलकर। तो ऐसे सेम मोबाइल के लिए पहला मोबाइल था, मोबाइल नंबर ले लिया हूँ, पहले एज था, एज एम्प्लॉय एज ले लिया हूँ। ठीक है, तो ये सब हम लोग वहाँ पे मॉडल्स के अंदर क्लास के अंदर हम लोग डेटा एनोटेशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तभी ईमेल का भी देते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे का मैं कुछ वैलिड ईमेल देता हूँ, लाइक इसका जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में देता हूँ मैं, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं देगा वो। ठीक है, तो दे दिया हूँ, तो यहाँ पे इसका जो एरर है चला गया है। ठीक है, जैसे सेम मोबाइल के लिए देता हूँ मैं 9 डिजिट लिया हूँ। ठीक है, अब मैं अगर बात करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे अभी भी वो एरर मैसेज शो कर रहा है। अगर मैं इसको 10 डिजिट दे दूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है एरर चला गया हो। तो वैसे ही एज के लिए जैसे मैंने 20 लिया हूँ, मैं यहाँ पे 19 देता हूँ, तो मुझे ये एरर मैसेज का जो ये शो कर रहा है कि एज मस्ट बी इन बिटवीन 20 to 60, मतलब यहाँ पे मुझे 20 या 20 के बीच में 60 तक मुझे लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 20 लेता हूँ तो ये एरर मैसेज चल जाएगा, या फिर मैं 60 लेता हूँ तब भी ये मुझे एरर मैसेज शो नहीं करेगा। 60 के ऊपर लिया तो मुझे मैसेज शो करेगा, मीन्स मुझे यहाँ पे 20 के और 60 के बीच में ही मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको क्रिएट करते हैं। तो ये क्रिएट हो गया हमारा, और लाइक डिटेल्स में हम लोग देखे थे वो काम कर ही रहा था यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग एडिट पे भी जा सकते हैं। अभी अगर मैं एडिट पे कुछ चेंजेस करता हूँ, लाइक इसको मैं 9 ले लिया हूँ मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंसिडर नहीं करेगा अपडेट के टाइम पे भी, वो अपडेट के टाइम पे भी वैलिडेट करेगा वो कि जो भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू पास करें फील्ड में वो वैलिड है कि नहीं। ठीक है, तो उसका वैलिडेशन एरर मैसेज छोड़ देगा अगर वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे चेंजेस ले लेगा यहाँ पे वो। ठीक है, ठीक है, इसको अपडेट करते हैं हम लोग अभी, और देखते हैं यहाँ पे हमारा डेटा जो है अपडेट हो गया है। ठीक है, उसको भी डिलीट करके देख लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड भी हमारा डिलीट हो गया है। तो आज हम लोग यहाँ पे एनवीसी का क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं एंटिटी फ्रेमवर्क 6 का यूज करके। और यहाँ पे जब हम लोग अप्रोच यूज किए हैं इसके लिए कोड फर्स्ट अप्रोच यूज किए हैं। ठीक है, इसके बाद में कभी मैं वापस बनाऊंगा उस पर वीडियो एमवीसी का क्रेड ऑपरेशन पर, तो वहाँ पे मैं वो टाइम पे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।